खबरें तफसील से। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वजीर आला बने। पहली बार रुकने असेंबली बनने वाले भूपेंद्र पटेल को वजीर आला बनाया गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें सीएम बने हैं। उन्होंने ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। गांधीनगर में राजभवन में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तकरीब में शामिल रहे। दिल्ली में बड़ा हादसा पेश आया। आज सब्जी मंडी में 4 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत भी हो गई, जिनकी लाशें निकाली जा चुकी है। वहीं कई मजदूरों के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। राहत और बचाव का काम हनूज जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक और काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के लीडर दिलीप पांडे ने पूरे हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार करार दिया है। पांडे ने न्यूज़ 18 को बताया कि इमारत के बारे में पहले ही शिकायत की गई थी, मगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई। चुके हैं आप देखेंगे कि अभी भी जो हर तरफ है वो बिल्डिंग का मलबा फैला हुआ है। 2 जेसीपी मशीन, 3 जेसीपी मशीन यहाँ पर लगी हुई है और वो मलबा हटाने की कोशिश कर रही है। ये जो मेन बिल्डिंग थी वो उसका मलबा अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और देखिए किस तरीके से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मेन मलबा है जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई थी, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर था और 3 फ्लोर और थे, वो बिल्डिंग का मलबा हटाने के लिए अब जगह चाहिए, क्योंकि जो बिल्डिंग का मलबा रोड पर गिरा था उसको हटाकर साइड किया गया है। 2 बच्चे इसमें से निकाले गए थे, जिनकी मौत हो गई है, जिस तरह की खबर आ रही है। और साथ ही साथ जिस तरह की बातें सामने आई कि बिल्डिंग ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और नीचे दुकान में इसमें काम चल रहा था, इसके मालिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ साथ जो दुकान बेची गई थी, ये शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, शाही शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जो दुकान है, इसके मालिक को, इनके लोगों को ये जो नीचे दुकान थी वो बेची गई थी, उसको फर्श बराबर करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक हैमर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। तो दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो बिल्डिंग के मालिक हैं, अनेजा फैमिली है वो, और इसी के साथ साई इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इनके दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है कि नीचे जो काम चल रहा था उसमें मजदूर हो सकते हैं। अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उन लोगों को निकाला जाए। कोशिशें जारी हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि वहाँ से तमाम लोगों को, जो भी लोग हैं, वो महफूज होंगे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर चुका है। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सब्जी मंडी में मुनहदिम हुई इमारत के मालिक से बात की हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। हमारे साथ हैं जो बिल्डिंग गिरी है उसके ऑनर। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी, आप लोग कैसे बच पाए? हम लोग लकीली घर में नहीं थे, इसलिए शायद हम बच गए। कितनी बड़ी बिल्डिंग थी ये, और इसमें क्या हो रहा था कि ये बिल्डिंग गिर गई? क्या ये कमज़ोर थी? क्या ये जर्जर हालत में? नो, ये बिल्डिंग कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी। ये अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। जो नीचे की शॉप है वो 75+ ईयर पुरानी थी, बट उसके ऊपर की बिल्डिंग अभी बनी थी अराउंड 25 ईयर्स बैक। इसलिए सब कह रहे हैं कि 75 ईयर और नो डेंजर जोन, नथिंग। हमारी फैमिली पूरी रह रही थी, बाकायदा टाइम के साथ मेंटेनेंस वगैरह हो रहा था उसका। अच्छा, कितने लोगों को आपने एक बिल्डिंग किराए पर दे रखी थी? किराए पे कोई नहीं है, हमारे पास ही है ये, हम लोग ही रहते हैं। मतलब आप 3 भाई हैं, तीनों लोग आप वहाँ पर रह रहे थे? एक फ्लोर पे रह रहे थे, तीनों का एक फ्लोर है। कैसे आप लोग बचे? आपकी मदर हैं, दूसरे लोग हैं, बच्चे हैं? लकीली आज मेरे ब्रदर का एक स्टोन का ऑपरेशन था सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में। उस ब्रदर की पूरी फैमिली वहाँ थी। मदर बाई चांस मेडिकल शॉप पे मेडिसिन लेने गई थी, हम लोग थे नहीं। एक भतीजा घर में था, लकीली वो पीछे वाले पोर्शन में था। फ्रंट का पोर्शन गिरा तो एकदम वो जंप करके बाहर निकल गया और वे ऑल आर सेफ। लेकिन ये बताइए कि इसमें कितने लोग दबे हो सकते हैं? क्योंकि आपने शॉप बेची थी। मैंने सुना है नीचे कुछ 2 बच्चे थे, शायद जब बिल्डिंग कोलैप्स करी तो वो उसके नीचे आ गए। शायद 2 बच्चों की डेथ हो गई है, बाकी लेबर अंदर थी। मुझे नहीं पता वो कितने लोग थे। और साथ वाला एक और शॉप भी है जिसके अंदर एक शॉपकीपर थे, वो शायद अंदर थे, बट उन्हें बाहर निकाल लिया गया। क्या इसमें आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे? हम नहीं करवा रहे थे, ये शॉप किसी ने परचेज की थी, जिनकी वो शॉप है साई शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा काम नहीं चल रहा था, हमने तो उनको मेंशन किया कि आप इसे मत छेड़ो,
मगर उन लोगों ने गाड़ी निकल वो लेवल कर रहे थे फर्श का, लेवल ऐसे था ऊपर नीचे, वो उस चक्कर में हैमर से काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। क्या आपने इस तरह का काम चल रहा था कि क्या एमसीडी को या किसी को कंप्लेन की थी आप? नहीं, हमने नहीं की थी। हमने उनसे बात की थी, मगर उन्होंने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम सेफली काम करेंगे। शायद वो लोग प्रोफेशनल नहीं थे, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये कहना है सीधे तौर पर शायद वो लोग प्रोफेशनल नहीं थे, जो मकान के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल नहीं थे और इस वजह से ये हादसा हो गया। लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है, देखना ये होगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। कैमरामैन बेनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पेगासस जासूसी तनाज़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। इस हवाले से मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में जांच कमेटी तश्कील दिए जाने की अपील की है। वाज़ेह हो कि समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम तफसीली हल्फनामा दाखिल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मामले की आजादाना जांच कराने की मांग की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पेगासस मामले में जांच कराने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले में कोई भी हलफनामा नहीं दाखिल किया जा सकता। बहरहाल इन तमाम दलीलों का तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा विरोध किया गया और ये कहा गया कि ये निजता के अधिकार का वायलेशन है अगर सरकार इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करती है। बहरहाल इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सभी पक्षकारों को सुना और उसके बाद इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 2-3 दिन के भीतर इस पूरे मामले में अंतरिम आदेश जारी करेंगे। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से यह भी कहा कि वो 2-3 दिनों के भीतर अगर उनको लगता है कि इस पूरे मामले में वो कुछ कोर्ट में मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले में 2-3 दिनों के भीतर क्या कुछ अहम अंतरिम आदेश जारी करता है। कैमरामैन गौरवगिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना में अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों की परवरिश मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। 25 करोड़ की रकम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि 593 बच्चों के फलाह व बहबूद के लिए 25 करोड़ की रकम कैसे खर्च की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस हवाले से एक रोड मैप भी तैयार करके कोर्ट में पेश करने को कहा है। त्यांना तुम्ही असुरक्षित करता आहात। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में अवामी रैली से खिताब किया। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने मखसूसी अंदाज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए एक मखसूस तबके के लिए काम करने का इल्जाम भी लगाया है। योगी ने कहा है कि 2017 में सिर्फ अब्बाजान कहने वालों को ही राशन दिया जाता था और अब बीजेपी हुकूमत में बिना किसी तफरीक मजहब व मिल्लत सबको राशन दिया जाता है। राशन मिल रहा होगा ना, आप लोगों को राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। अपोजिशन जमातों ने यूपी के वजीर आला के मुतनाज़ा बयान पर जमकर तनकीद की है। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फिरका परस्ती पर मबनी बयान देते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री का ताल्लुक है, उनको राशन की जरूरत ही नहीं होती थी, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में राशन बंटता था या नहीं बंटता था। किसका कौन अब्बाजान है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं के अब्बाजान तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब्बाजान जो हुक्म देंगे वही योगी करेंगे, वही दूसरे लोग करेंगे। इसलिए वो दूसरों पर उंगली ना उठाएं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री को केवल झूठ बोलना है, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं।
कल पूरे दिन कलकत्ता के फ्लाईओवर को अपना फ्लाईओवर अपनी सरकार का काम बता के सरकारी विज्ञापन चलवाते रहे और पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बेइज्जती कराई। इस तरह की निर्लजता करने वाली सरकार इससे पहले आई नहीं है, इसलिए इनकी बातों पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो प्रदेश का बजट लुटवा दिया, जो प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उसका हिसाब मांगने की ज़रूरत है। वो हिसाब समाजवादी पार्टी मांगेगी और जनता को उसके आधार पर इन्हें सजा देने के लिए तैयार करेगी। योगी आदित्यनाथ जी को सच बोलना चाहिए। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ध्रुवीकरण, और वो भी धर्म के आधार पर। कभी वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहस करते हैं, कभी कहते हैं कि बिजली दी जाती है फ्री में, जो एक त्योहार होता है अल्पसंख्यकों का, उस पर दी जाती है ईद मनाने के लिए, और दिवाली में नहीं दी जाती है, होली में नहीं जाती। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। कोरोना में लाशें नदियों में बहती रही हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि चौतरफा विफलता के बाद वो छोटे मोटे इस प्रकार के झगड़े लगाकर वोट लेना चाहते हैं। इस प्रकार से वोट नहीं मिलेगा, जनता उनको इस बार बाहर का दरवाजा दिखाई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मर्तबा फिर इशारों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया है जिसमें पीएम मोदी को निशाना बनाया गया है। राहुल ने लिखा है कि तुम हिंदू, सिख, ईसाई न मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, न देश न इंसान के हो। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। महाराष्ट्र के कई अजला में एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी है। मुंबई शहर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हो रही है। सतारा अजला के डैम के इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से कोयना डैम के सतही आब में इजाफा हुआ है। इससे 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस इलाके के देहात में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायगढ़ जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश देखी जा रही है। शुमाली कोंकण और शुमाली मध्य महाराष्ट्र में महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश की शिद्दत अगले 5 दिन तक जारी रहेगी। कोनक और मध्य महाराष्ट्र और मराठा में भी बारिश का सिलसिला खुनूस जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में तेजी से बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात ने अगले 3-4 दिनों तक रियासत में तेज हवाओं और भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हजरत इमाम हुसैन की तालीमात की रोशनी में दिलों को जोड़ने, प्यार मोहब्बत, भाईचारे को परवान चढ़ाने की खूबसूरत कोशिश शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिली। जी हां, यहां की मशहूर कॉलेज सेंट जोसेफ में 29वां हुसैन डे मनाया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं, मुख्तलिफ मसलकों, मकतबे फ़िक्र के रहनुमाओं ने एक आवाज में कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत और शहादत नफरत को खत्म करने, इत्तेहाद को कायम करने का दर्स देती है। मौजूदा दौर के इख्तिलाफात, इंतशारात, जुल्मात को दूर करने के लिए हजरत इमाम हुसैन की फिक्र को आम करने की अशद जरूरत है। इस दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा, और आपने जो करबला में जंग की वो यजीद के खिलाफ नहीं, बल्कि वो यजीदियत के खिलाफ थी, जिसने उसको बहकाया था कि वो घराने नबी की शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो खत्म करने के लिए और उनके घर वालों को नीस्त और नाबूद करने के लिए बढ़ा था। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ हुसैन, तुम ना खत्म हो सकते हो और न तुम्हारे चाहने वाले खत्म हो सकते हैं। तुम्हारी आवाज रहेगी, क़यामत तक तुम्हारी आवाज रहेगी, दिलों को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम के तमाम मोमिन को, इंसानों को, मुसलमानों को, जहाँ जहाँ भी इंसानी आबादी है, वो एक ही पैगाम है कि अगर वो चाहते हैं कि इंसानियत बरकरार रहे तो उसके लिए हुसैन के पैगाम को कबूल करना पड़ेगा। और हुसैन ने ऐसे टूटे हुए दिलों को जोड़ा है
कि आज तक कोई ऐसा दुनिया में दिल वाला पैदा न हुआ जो अपने दुश्मन को गले लगा ले, जो अपने खून के प्यासे को गले लगा ले। जैसे आरिफ वारिसी साहब ने फरमाया कि जनाब हुर ने क्या नहीं हुसैन की बारगाह में खताएं की थी, क्या क्या ना जराइम का इर्तिकाब किया था। God has created all of us, and also we're all children of God. The second way of uniting hearts is a dialogue of cultures. They say cultures. We have beautiful culture. We have the Christian culture, where when we see that perhaps we have to do service to the others. We have the Hindu culture, which believes in humanity, in the personhood. We have the Islam culture which speaks of peace. We have the Sikh culture which speaks of service to the others. पैगाम यही है, सैन्य का पैगाम यही है कि इत्तेहाद, पीस, हार्मनी। इमाम सल्लल्लाहु की कुर्बानी का जो एग्जाम्पल लेकर हम वहाँ से एक पैगाम हम देते हैं कि सब्र सीखो और ऑपरेशन जो जुल्म हो रहा है आवाज़ करो, प्यार और मोहब्बत से बर्ताव करो और सोशल जस्टिस का पैगाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो यजीद से बैयत कर सकते, मगर he didn't want to pay allegiance to him because he was a tyrant ruler, terrorist of those days. तो ये सबक ये है कि हम सब मिलकर रहें, ब्रदरहुड पैदा करें। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के आने से पूरी दुनिया में मौजूद अफगानी खौफ में मुब्तला है। अफगानिस्तान में बदली हुई सियासी सूरत-ए-हाल अब हिंदुस्तान में रहने वाले अफगान बच्चों की जिंदगियों को मुतासिर कर रही है। दिल्ली के भोगल इलाके में जमालुद्दीन अफगानी नामी एक अफगान स्कूल है। इस वक्त क्लास 1 से 12 तक के 550 से ज्यादा बच्चे यहां तालीम हासिल कर रहे हैं। इस स्कूल में तालीम अफगानिस्तान बोर्ड के तहत दी जाती है। अब तक अफगानिस्तान की हुकूमत इस स्कूल को चलाने के लिए हर किस्म की माली मदद फराहम करती थी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इस स्कूल पर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। ताहम स्कूल इंतजामिया इस स्कूल को किसी भी हालत में चलाना चाहता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया में रहने वाले सभी अफगानिस्तानी लोग सिहर उठे हैं। अफगानिस्तान से लोग अलग अलग जगहों पर जाकर तो बस गए, लेकिन वहां पर भी डर का माहौल है। दिल्ली के भोगल में लंबे समय से एक स्कूल चल रहा है जिसका नाम है सैयद जमालुद्दीन अफगानी स्कूल, और यहाँ पर करीबन 550 बच्चे अपनी शिक्षा लेने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसके बाद इस स्कूल पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल की फंडिंग अफगानिस्तान सरकार करती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के हालात इन दिनों हैं, अब वो फंडिंग आना बंद हो गया है। लेकिन स्कूल वाले चाहते हैं कि स्कूल जैसे चलता था उसी तरीके से स्कूल चलता रहे, यहाँ आने वाले बच्चों को शिक्षा उसी तरीके से मिलती रहे। अब आलम यह है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं उन लोगों की सैलरी नहीं मिल पा रही है, और इसके बाद साथ ही स्कूल का जो किराया है वो भी बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है। तो यहाँ पर जो टीचर्स है, जो स्कूल का स्टाफ है, वो सभी चाहते हैं कि स्कूल जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहे। हालांकि वो डर के माहौल में है, बात नहीं करना चाहते कैमरे के सामने आकर, लेकिन हम कुछ टीचर्स से ज़रूर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो स्कूल किस तरीके से चलाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो भारत में रहने वाले लोग हो या वो अफगानिस्तान के लोग हो। तो यहाँ पर जो स्कूल चलाया जा रहा है, फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। लंबे समय से स्कूल चल रहा था। अफगानिस्तान सरकार की तरफ से यहाँ पर फंडिंग आती थी, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अब जिस तरीके से मुश्किल के हालात यहाँ पर खड़े हो गए हैं, उनके पास ना तो टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसे हैं और ना ही स्कूल के किराए के लिए। तो ये है दिल्ली के भोगल में चलने वाला अफगानिस्तानी स्कूल। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस अगले लोकसभा इंतखाबात से कबल खुद को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर वीरपाल मोइली ने पोल स्ट्रैटेजिक प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किए जाने पर जोर दिया है। यही नहीं, प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शमूलियत की मुखालफत करने वालों को वीरपाल मोइली ने पार्टी में असलिहात मुखालिफ करार दिया।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद के मुताबिक कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा की क़यादत में यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 लड़ेगी। जब रियासत में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए वजीर आला के मुमकिन चेहरे के बारे में पूछा गया तो खुर्शीद ने प्रियंका का हवाला दिया। ताहम उन्होंने मजीद कहा है कि इस मामले में अभी तक गांधी या पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इस वक्त उनकी क़यादत में लड़ने पर खुश है। सलमान खुर्शीद ने यह भी वाज़ेह किया है कि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें। वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। ऐसा है, गठबंधन दिल से होता है। अगर कोई दिल से आके जुड़ना चाहता है तो जुड़े, लेकिन गठबंधन जो है सिर्फ हिसाब किताब करके नहीं होता है। इसलिए अभी तक तो किसी ने दिल की बात कही नहीं है। तो जब दिल की बात हुई नहीं तो हमने दिल से जवाब नहीं दिया किसी को। जनता रहेगी मुख्य मुद्दा, और जनता का हर पहलू, जनता की हर उम्मीद, जनता की हर अपेक्षा, जनता के हर अरमान को हम मुद्दा बनाएंगे। मैं तो ये मानता ही हूं कि बीजेपी का कार्यकाल जो है वो बहुत सफल नहीं रहा। अब बीजेपी जिस दिन ये बात मान जाएगी तो शायद वो अपने रास्ते को ठीक कर ले। अगर वो नहीं मानती है तो फिर जनता उसको मनाएगी। इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव का निर्णय आता है, परिणाम आते हैं, और वो ये बताती है कि जिसको अपने बारे में गलतफहमी है वो गलतफहमी कैसे दूर की जाएगी। देखो, ये जो फ्यूडल फैमिली फ्रेम में फिक्स पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो इस फ्यूडल फैमिली फ्रेम में फिक्स कांग्रेस पार्टी परिवार के आगे, फैमिली के आगे कुछ देखती ही नहीं है। अभी भी कांग्रेस पार्टी जो बची खुची है, जो उसकी खुरचन बची हुई है, उसमें भी कुछ जनाधार वाले नेता हो सकता है हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि परिवार के घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाहती। और फ्यूडल फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी को इस बात का अभी भी गलतफहमी है कि जनता उनके साथ जाएगी। अरे भैया, जनता ने जो है वो, आप कहते हो बड़ी कुर्बानी दी, सूद ब्याज के साथ आपने जो है वो कुर्बानी वसूल ली है जनता से, और जनता को आपने कुछ नहीं दिया है। अभी भी जो है वो आप लोगों को सपने के सौदागर बन के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले, अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सभी की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है।